से भी ज्यादा हो चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत इस मामले में बहुत जल्द ईरान, टर्की, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देगा। इटली और स्पेन में अब बहुत कम नए मामले सामने आ रहे हैं और अगर भारत में संक्रमण के मामले नहीं रुके तो जून के पहले हफ्ते तक भारत कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात अभी तक यह है कि भारत में मामले तो जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है। लॉकडाउन में मिली रियायतों के बीच देश इस वायरस से कैसे लड़ेगा, ये समझने के लिए इस हफ्ते हमने भारत सरकार के कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से बात की। इनमें महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। आज हम आपको इन तमाम मंत्रियों से हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश सुनवाएंगे ताकि आप समझ सकें कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ रहा है और आगे का रोड मैप क्या है, आपके आगे का जीवन कैसा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने आज ऐलान किया कि 23 दिन में 36 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। रेलवे अगले 10 दिन में 26 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। देश भर में 1000 टिकट काउंटर खोले जाएंगे। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएंगी। इन टिकटों की बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। यात्री 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा सकेंगे। इनमें रेडी टू ईट पैकेट फूड मिलेगा। फेस कवर और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यह भी बताया है कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 45 लाख मजदूर घर पहुंच चुके हैं। इनमें 80% ट्रेनें यूपी बिहार के लिए थी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रुपए की रकम रिलीज कर दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इस बीच राज्य में तूफान से मरने वालों की संख्या 86 पहुंच गई है। तूफान से हुई तबाही के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सेना की 5 टुकड़ियां और एनडीआरएफ की 10 टीमों को लगाया गया है। साउथ 24 परगना, नॉर्थ परगना, मिदनापुर, हुगली, कोलकाता और हावड़ा तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तूफान से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अम्फान तूफान को लेकर ममता सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। धनखड़ ने कहा है कि राज्य सरकार ने तूफान के बारे में उनसे एक बार भी बात नहीं की। क्योंकि मैं सबके संपर्क में था। ये मेरे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य सरकार का कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में नहीं है, पर अन्य सब संस्थाओं से मेरा जीवंत संपर्क रहा है ताकि राज्य की जनता के सामने जो ये भयावह स्थिति पेश हो रही है, ये भयानक संकट आ रहा है, इसको हम कैसे कुटित करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान को राष्ट्रीय आपदा बताया है। ममता ने लॉकडाउन की वजह से कल ईद के मौके पर होने वाली नमाज में न जाने का फैसला किया है। ममता ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। भारत और चीन के सैनिकों में तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। सेना प्रमुख ने लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ताज़ा हालात की जानकारी ली। साथ ही लद्दाख में सेना की तैयारियों की भी समीक्षा की। करीब 2 हफ्ते से लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। लद्दाख में गलवान नदी और पेंगोंग झील के किनारे भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने जमे हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1,18,447 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,654 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का औसतन करीब 42% हो गया है। इस बीच ICMR ने कहा है कि भारत में अभी एक संक्रमित व्यक्ति करीब 2 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। ICMR ने लोगों से ये भी अपील की है कि कोरोना वायरस के डर को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। इससे बचने के लिए सावधानी बरतें। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। धन्यवाद सुधीर जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो राजनीति चल रही है, अब मैं देख रहा हूँ चारों तरफ प्रवासी मजदूरों का, श्रमिकों का मुद्दा है। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, नेता जा जाकर फोटो ऑप्स की जा रही हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है। ये बात कितनी सही है कि इस मीडिया हाउसेज हैं जी जो श्रमिक के पैदल चलने की और उसकी इस हालत की फोटो खींच के 20,000 रुपए में भी प्रति फोटो बेच रहे हैं। तो क्यों आप राजनेताओं पर ही दोष लगा रहे हैं या उन पे दोष लगा रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं?
वो भी उतने ही गुनहगार हैं जो ऐसे श्रमिकों की फोटो लेकर, मैं तो स्तब्ध हूं जब मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी, 8,000 से लेके 20,000 रुपया कमाया जा रहा है रास्ते पे चलते एक श्रमिक की फोटो लेकर। तो कहीं ना कहीं हाँ, ऐसी परिस्थितियां अमानवीय बातों को उजागर करती हैं, लेकिन अब तक प्रभु का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद रहा इस देश पर कि प्रशासन, चाहे केंद्र हो राज्य हो, जितना संभव है वो सब समन्वय से काम तो कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ राज्य हैं जो अपनी राजनीति अथवा प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करने के लिए विवश इतने हैं कि वो मानव ये चुनौती शायद नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी तो ये देख रही है। जी, आपका अभी तक का अनुभव कैसा है? आप अब हम देखिए लॉकडाउन 4 में पहुंच गए हैं, चौथा लॉकडाउन है। अभी तक आप कैसा इस लड़ाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पहले से रणनीति जब बनाई थी फैक्टर इन कर लिया था, या आपको बीच बीच में सरप्राइजेस मिले? देखिए, इवॉल्विंग चैलेंज है ये। चैलेंज कोई लॉग बुक लेकर नहीं आया है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है। और ये इवॉल्विंग चैलेंज इसलिए है क्योंकि 130 करोड़ से ज्यादा की संख्या क्या ये देश है, और फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, एमएचए अपनी ओर से गाइडलाइन जारी कर रहा है, प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करें, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक कहीं ना कहीं ढांचा है उसमें विलेज लेवल पर अथवा जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी के संदर्भ में भी प्रशासनिक ढांचे में हम लोग पावर को डेवल्यूट होते देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज विशेषतः जो चुनौती आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर वाला, उसमें बार बार प्रधानमंत्री जी की अपील पर कई मुख्यमंत्रियों ने बहुत सार्थक भूमिका निभाई है। रेल मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से कम यातायात की सुविधा की है। यातायात के संदर्भ में 85% का खर्चा देश की सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से उठा रही है, 15% राज्य उठा रहे हैं। कई राज्य जो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लोगों को लेकर आ रहे हैं वो बसेस के माध्यम से ला रहे हैं। जहां तक कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात है, तो जब आप कहते हैं आपने फैक्टर इन किया कि नहीं, जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ प्रधानमंत्री जी ने विशेष राशन की व्यवस्थाएं करवाई गरीब परिवारों के लिए। 80 करोड़ नागरिकों तक राशन पहुंचाना मात्र 3 महीने नहीं, लेकिन वित्त मंत्री ने आगामी 2 महीने की भी उसमें घोषणा की है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसा पहुंचाना निरंतर 3 महीने, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर मुफ्त देना। तो ये रोजमर्रा की जो गरीब की जरूरत है, मैं तो इतना भी ऐड करूंगी कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक महिला के बैंक खाते में पैसा, तो वो जाकर कतार ना लगाए कहीं पर बैंक के सामने। तो ग्रामीण डाक के हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लोग गांव-गांव जाकर उनकी मदद कर रहे हैं कि आप वहीं पर बिना कतार लगाए बैंक के बाहर, वहीं पर डाक सेवा या फिर जो अपने बैंक मित्र हैं उनके माध्यम से ये सारी सहायता लें। अब इतने बड़े देश में ग्रामीण अंचल तक भी जब सरकारें पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश, केंद्र और अपना जिला स्तर का प्रशासन जो है वो समन्वय से भरसक प्रयास कर रहा है। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लॉकडाउन हुआ, जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की और कहा कि जो जहां है वहीं रहे, और उसके अगले दिन से ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर बाहर निकलने लगते हैं। 3-4 दिन के अंदर स्थिति ऐसी आ जाती है कि लाखों लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कल्पना की थी कि इस ऐलान के बाद इतने सारे लोग अपने शहरों से गांवों की तरफ जाने लगेंगे? आपने ऐसा सोचा था? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि इन लोगों को समय पर रोका नहीं गया? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से तो बोलने में सक्षम इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं काल्पनिक अवस्था में अपने आप को ढालूं, लेकिन ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से निरंतर किया है। लेकिन जब आह्वान किया जाता है तो अपेक्षा होती है कि जिस स्थल पर वो व्यक्ति है वहां का स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में अपने आप कोई कदम उठाए। लेकिन सुधीर जी, आप इस बात को भी नकार नहीं सकते कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने व्हाट्सएप चलाए ताकि भय का माहौल आए,
और मैं आभारी हूं कि हमारे आईएनबी डिवीजन के माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर जी ने पीआईबी की फैक्ट चेक की पूरी तंत्र को लगाया, ताकि अगर व्हाट्सएप की भी अफवाह है तो भारत सरकार अपने तंत्रों के माध्यम से उसको भी पुष्टि करके जनता को आगाह करे कि आप ऐसी अफवाहों पर मत जाएं। लेकिन स्थानीय प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और स्थानीय प्रशासन भी कैसे सजग रहे। हमारे सरकार में जो ब्यूरोक्रेटिक एक महकमा है, उसके जो मुखिया है वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो स्वयं, और फिर हेल्थ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सारे ऑफिसर्स निरंतर प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको आप कलेक्टर भी कहते हैं, उनके साथ सतत वार्ता में थे। तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां पर अगर किसी जिला प्रशासन को या प्रदेश प्रशासन को केंद्र की ओर से कोई मदद चाहिए हो, उस मदद को नकारा गया हो। साथ ही ये भी सत्य है कि जब हम गाइडलाइन 1, 2, 3 जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं 4, उसमें भी किस प्रकार की गाइडलाइंस में राहत दी जाए अथवा किस प्रकार की गाइडलाइन में दृढ़ता बढ़ती जाए, कठोरता बढ़ती जाए, उस पर भी राजनीतिक स्तर पे प्रधानमंत्री जी और प्रशासनिक स्तर पर हमारे अफसर जो है वो समन्वय से ही निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जिसमें कोई एक अफसर ये कह दे कि हमसे चर्चा करके अथवा हमारी मंजूरी लेकर निर्णय नहीं किया गया। लेकिन सुधीर जी, ये विश्लेषण आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये सब होने के बाद भी किसी ने बाहर आकर भारत सरकार की ओर से प्रशासनिक ढांचे से तू मैं नहीं की। हमने चुनौतियों को स्वीकार किया, उसके समाधान तक पहुंचाने के लिए हमने सतर्कता से काम किया। लेकिन एक भी ऑफिसर आपको बाहर निकलकर ये बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया कि जी हमें इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा पूरा का पूरा ध्यान जान बचाने में है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सके, भारत सरकार का पूरा ध्यान उस पर आकृष्ट है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल अब इस सरकार पर उठाया जा रहा है वो है जो 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक पैकेज जो दिया गया है, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे लोगों का। मसलन सोनिया गांधी ने पहले कहा कि ये किराया इन सब मजदूरों का हम दे देंगे, और ये एक भ्रम फैलाया गया कि पैसा वो दे रहे हैं। मुझे एक सेकंड सुधीर जी, आप मुझे गणित समझाइए। शायद मुझे तो कांग्रेस अनपढ़ कहती है। 85% दे रही है भारत सरकार, 15% दे रही है कि प्रदेश की सरकार, तो सोनिया गांधी क्या दे रही है? बट आपको याद है शोले का वो सीन जिसमें असरानी कहता है आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे मेरे पीछे आओ। जी, मतलब ये वही हाल हो गया। तो जब आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो थोड़ा तो सोच लीजिए कि जनता ने सुन लिया है राज्यों को, केंद्र की सरकार को इस प्रकार की घोषणा करते हुए। स्मृति जी, अब जो हमारा विपक्ष है वो लोगों को ये उम्मीद बंधा रहा है कि सरकार को कैश दे देना चाहिए, कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए, मेरे एक बहुत ही सीनियर लीडर ने कहा था कि इनको कैश में हमेशा अपने लिए कट दिखता है। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा डीबीटी, जनधन योजना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो लोगों के खाते में, उसकी कभी व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है, और वो चाहते हैं कि हमेशा लोग उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े रहें। नरेंद्र मोदी बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि चलो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हम वो राष्ट्र है जो कभी हाथ नहीं फैलाता, वो राष्ट्र खड़ा होता है मजबूती से अपने पैरों पर। मैं उल्लेख अपने ही मंत्रालय के माध्यम से देती हूँ, पीपीई बनाने की एक कंपनी नहीं थी 1 मार्च को, आज 600 कंपनियां हैं लॉकडाउन में। इसका मतलब भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि स्वाभिमानी है। आप भारत के स्वाभिमान को अपनी राजनीति के लिए कुचलना चाहते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और स्वदेशी की, क्या आपको लगता है कि हम उस स्टेज में अभी हैं जहां हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वदेशी सामान खरीद के हमारा काम चल सकता है, जबकि हमें चीन से आए सामान की इतनी आदत पड़ चुकी है? स्वदेशी का मतलब क्या कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन WHO आपको बोलती है कि ये साइंटिफिक तकनीकी इसकी स्पेसिफिकेशन है। फिर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि ठीक है, तुमने अंतरराष्ट्रीय स्तर का मापदंड दिया हमको, हम स्वयं एक एक करके तिनका जोड़ के हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट, वो स्वदेशी है। लेकिन साथ ही आज जब आप कह रहे हैं
कि क्या ये संभव है? इस संभावना को मैंने आपके सम्मुख कभी अभी बोला कि 600 कंपनियां मार्च के महीने में थी नहीं। मैं कांग्रेस को आज चुनौती देती हूं, ऐसा कोई चुनौती भरा काल वो बता दे 70 साल की आजादी में जहां पर 600 कंपनियां लैब सर्टिफाइड हुई हों, जो चीज हिंदुस्तान में बनती ना हो वो 2 महीने में दिन का उसका 4.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन हो। एक ऐसा उदाहरण दे दें। अब आपको भविष्य भारत का खास तौर पर क्या दिखाई दे रहा है? हमारे जीवन शैली में क्या बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं? सुधीर जी, हमारे वर्क फ्लो में आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? जितने आपके दर्शक देख रहे हैं जी, वो मात्र 1 मिनट की कल्पना करें। अगर आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती तो क्या हाल होता है हिंदुस्तान का? ये हिंदुस्तान के हर घर में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। स्वीकारना होगा हमको कि नरेंद्र मोदी जी ने यथाशक्ति जितना भी संभव हुआ भरसक प्रयास किए हैं कि एक मानवीय दृष्टि से सहारा हमारे नागरिकों को मिले। दूसरा, भारत की सशक्त कल्पना जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसके संदर्भ में वित्त मंत्री जी ने कई कदमों पर अपनी घोषणाएं की। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी भारत सरकार दे रही है। 45 लाख यूनिट्स के लिए वो घोषणा हुई है, कभी नहीं हुआ ये। और ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, वो छोटी छोटी इकाइयां हैं। तहसील लेवल तक की चिंता की गई है ताकि छोटे से छोटे अंचल में हम लोगों का संरक्षण कर सके। आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर ये है, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है अब और ज़्यादा बहुत बढ़ गई है लोगों के बीच में, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो इसमें भी एक बहुत बड़ा मौका तलाश रहे हैं कि वो आपकी कमियों को बताएं कि आपने जो कुछ किया वो सही नहीं किया। विरोधियों का काम है कमी बताना। जी, अगर वो कमी नहीं बताते तो विरोधी कैसे? लेकिन विरोध प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध ना करें, इतना सचेत रहें बस। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि विरोध मत करो। आप तो कितने सताए हो, आप सोचिए प्रधानमंत्री का उन्होंने क्या हश्र किया है। लेकिन फिर भी मतलब एक छोटे से छोटे बच्चे से बुलवा दिया कि आप मोदी को मौत के घाट उतार देंगे, इस हद तक लोग गए हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक ही आग्रह किया, मेरा विरोध करो, राष्ट्र का विरोध मत करो। इस दौरान और आपको ऐसा सच लगा में कि लगता और है, ज्यादा सुधीर जी, पोलराइजेशन एक हुआ है? सेकंड, मुझे नहीं सुधीर जी, आप मुझे सच बताइए, प्रधानमंत्री जी ये सारी जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो पॉपुलैरिटी चार्ट्स में बढ़ने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र के प्रति उनके मन में जो भावना है, उनका आज जो दायित्व है, उसके चलते वो व्यक्ति पूरी अपनी जान झोंक रहा है सभी राज्यों के साथ कि भाई देश बचा रहे। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए। धन्यवाद सुधीर जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।
कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किया है, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति बदल रही है रणनीति भी बदल रही है। पहले संपूर्ण लॉकडाउन की मदद से संक्रमण को रोका गया, अब लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं और टेस्टिंग को बढ़ाकर हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों की अब जांच हो रही है। लेकिन अब लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं तो आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या भारत को जल्द इस वायरस से छुटकारा मिलेगा, ये सब कितने दिनों तक चलेगा। ये और ऐसे बहुत सारे सवाल हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेजे थे। हमारा उनसे पहला सवाल था कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते वो लॉकडाउन के चौथे चरण को किस तरह से देखते हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा, क्या इतने समय में संक्रमण काबू में आ जाएगा? देखिए, भारत में कोरोना के संक्रमण को काबू करने के लिए जितने भी इंटरवेंशंस सरकार की तरफ से किए गए हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख और सबसे जो प्रभावशाली स्ट्रैटेजी रही है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को 25 मार्च को अपील करके लागू किया गया लॉकडाउन है। अब आप विश्लेषण करिए कि 135 करोड़ लोगों के देश में लगभग 4 महीने के बाद 1 लाख केसेस हमारे देश में कोरोना के संक्रमण के हुए हैं। इसमें से 39,000 से ज़्यादा मरीज ठीक ठाक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। लॉकडाउन के प्रारंभ होने से पहले हमारे देश में डबलिंग रेट 3 दिन या 4 दिन के बीच में रहता था। आज हमारा जो डबलिंग रेट है वो 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ऐसे बदलता रहता है। दुनिया में सबसे कम हमारा मॉर्टेलिटी रेट है 3.1%। और अब जब दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमने तीसरा प्रारंभ किया, तीसरा जो लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हुआ और हमने चौथा फेज़ प्रारंभ किया, तो आपने स्वयं देखा कि हमने उसमें कितनी सारी रियायतें की, कितने सारे रिलैक्सेशंस करने शुरू किए। और चौथे लॉकडाउन में तीसरे लॉकडाउन के मुकाबले और ज़्यादा रिलैक्सेशंस हमने किए। इसका सीधे सीधे ये अभिप्राय था कि हमें बीमारी के बारे में जो हमारा कंट्रोल है उसकी ज़्यादा समझ थी, ज़्यादा हमारे पास जानकारी थी, हमारी स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रभावशाली थी और हमें अपनी स्ट्रैटेजी निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अनुभव हो चुका था। डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारा दूसरा सवाल था कि जिस तरह से हर दिन संक्रमण के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए क्या सरकार की पूरी तैयारी है या फिर आने वाले दिनों में और कोई बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ सकता है? भारत के बारे में एक्सपर्ट्स ने मिलियंस ऑफ केसेस के बारे में एक प्रकार से भविष्यवाणी की, संभावनाएं व्यक्त की। भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी आए, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा होगा। हमने उस विषम परिस्थिति का भी ख्याल करके इमेजिनेशन के अंदर भी उसके हिसाब से तैयारी की है। अगर मैं बेड्स की बात करूं तो हमने बीमारी किस स्तर की है, वो वेरी माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ही सेवियर है, क्रिटिकल है, इसके हिसाब से तरह तरह की व्यवस्थाएं की हैं। हमने डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल बनाए हैं, उनको कोविड हॉस्पिटल्स हमने कहा है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। हमने मॉडरेट जो बीमारी हो किसी को, उसके लिए हमने जो है कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं डेडिकेटेड। और जहां माइल्ड या वेरी माइल्ड केसेस हैं उनके लिए हमने जो है कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं। अब अगर इनकी संख्या के ऊपर जाएं तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लगभग 1000 के आसपास हैं, और इसी तरह से जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी 2000 के आसपास हैं। और अगर
हम कोविड केयर सेंटर्स की बात करें तो उनकी संख्या भी 6,000 और 7,000 के बीच में है। इन सबके टोटल बेड्स को, जिसमें आइसोलेशन बेड्स भी हैं, आईसीयू बेड्स भी हैं, उनकी अगर मैं संख्या को काउंट करूं तो वो 9 और 10 लाख के बीच में बैठती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाले बेड्स, आईसीयू वाले बेड्स, वेंटिलेटर्स वाले बेड, इन सब का पर्याप्त इंतजाम किया गया है देश के अंदर। हमने अपनी प्लानिंग में कोई किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। पूरे देश को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हमें किसी भी प्रकार से हेल्थ फैसिलिटी की कमी के कारण कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन से हमने तीसरा सवाल ये पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि भारत कब तक इस संक्रमण पर काबू पा लेगा। चाइना की जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसका विश्लेषण करिए। कितनी बार उन्होंने अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदला। उन्होंने 13 फरवरी को ही अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदल दिया था। उनके जो डाटाज में लगातार कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसीज बराबर बनी रही हैं। उनके यहाँ जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई उस नंबर को देखिए और हमारे यहाँ के नंबर्स को देखिए। हम कहाँ 8%, 9% के रिकवरी रेट से शुरू करके आज 39-40% के रिकवरी रेट तक पहुंच गए हैं। और ये 4 महीने के अंदर हमारे यहाँ पर पिक्चर जो है बिग पिक्चर आई है, जिस पिक्चर के अंदर हम दुनिया के हर देश से हर पैरामीटर के ऊपर बेहतर कर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि हमें अधिकांश लोगों को तुरंत सिस्टम में ले जाकर ठीक करना है और कोशिश ये करनी है कि हमारे यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की संख्या कम से कम रहना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत के केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू। और कोरोना वायरस के इस दौर में देश के युवाओं को अपने भविष्य की काफी चिंता है। जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी अपने भविष्य की काफी चिंता होगी। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, वो सब हम उनसे पूछेंगे। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किरण जी, इस देश में आधी आबादी जो है वो 25 साल से कम या 25 साल के लोगों की है। ये सारे लोगों के मन में अब बहुत सारी आशंकाएं हैं अपने भविष्य को लेकर। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी अपना करियर बनाना है, इनका पूरा जीवन अभी सामने रखा हुआ है। आप ऐसे तमाम युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अब आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारा देश एक युवा देश माना जाता है। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो बन करके उभरे हैं, लेकिन इस चुनौती को हम अवसर में कैसे बदलना है, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के साथ जो उन्होंने वार्ता किया था तो उसमें इस बात को कही थी कि
हम कैसे इस अवसर को हम अपने फेवर में हम कन्वर्ट करें। यूथ एंड स्पोर्ट्स मेरे जो विभाग है इसके माध्यम से हमने भी काफ़ी चीज़ें तैयारी की हैं। एक तो यूथ अफेयर्स जो हमारे लगभग 75,000 यूथ वॉलंटियर्स 75 लाख 75 लाख हमारा यूथ वॉलंटियर्स है, जैसे NSS है, NYKS है, स्काउट्स गाइड्स को मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर है। दूसरा हमारा विभाग है खेल। खेल देश के मानसिकता को जितना प्रभाव डाल सकते हैं वो कोई और चीज़ नहीं कर सकते हैं। खेल जिंदगी का बहुत बड़ा एक ऐसे जुड़ा हुआ चीज़ है जो आप उसको अलग करके नहीं देख सकता है। खेल ही एक तरीके से ज़िंदगी है। तो इसको हमने बहुत व्यापक रूप से प्लान किया है। तो मुझे लगता है कि एक तो युवाओं के लिए हमने जो अलग अलग कार्यक्रम किया है वो डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे। अभी खेल को हम फिर से शुरू कैसे करना है उसके लिए एक लंबा चौड़ा हमने SOP बनाया अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। और अब हमने सारा खेल संघ भारत के अंदर में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में और भी जितने भी जो खेल संघ है सबसे हमने इंफॉर्मेशन और सजेशन ले करके SOP तैयार किया हुआ है। और हम एक जो ऑर्डर निकला है जिसके मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स जो खेल के लिए बनाया गया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और लोग खेल सकते हैं। उसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमने जो SOP गाइडलाइन जारी किया है वो बहुत ही व्यापक रूप से बनाया गया एक SOP है। फिर गृह मंत्रालय से कुछ डूज एंड डॉन्स आपको जारी किया गया है देश भर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए और जिस राज्य में या जिस प्रशासन के अंदर में वो लोकेशन है स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस प्रशासन को अपने वहाँ के जो लोकल गाइडलाइंस को सम्मिलित करते हुए जो भी खेल है शुरू कर सकते हैं। हमने इजाज़त दे दिया है और बहुत सारा जो है तैयारी करके 1-2 दिन में कई जगह में प्रैक्टिस शुरू होगा। हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, ओलंपियंस जो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले हैं या हमारे जो टॉप इंडिया के हायर रैंक जितने ओलंपियंस सिर्फ नहीं कोई भी टॉप खिलाड़ी है वो जो अपने अपने जो कैंप है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या जो जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने वो रहते हैं उसको भी हमने इजाज़त दे दिया है। अभी कुछ दिनों के अंदर में सारा शुरुआत हो जाएंगे। जी किरण जी, जो स्पोर्ट्स सेक्टर है हमारे देश में वो लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस माना जाता है भारत में। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप भारत में स्पोर्ट्स का भविष्य कैसा देखते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमने जर्मनी में देखा, वहां पर जो लोकल लीग है फुटबॉल की उन्होंने मैचेस तो कराए लेकिन स्टेडियम में दर्शक नहीं थे। तो क्या अब हमें भी ये तैयार हो जाना चाहिए कि मैचेस होंगे आगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे, एक नया बिजनेस मॉडल आएगा। इसी तरीके से जो खेलों में अब लोग एक दूसरे को पहले हग नहीं कर पाएंगे, हाई फाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। जैसा आपने कहा स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। जिंदगी में खेल के वजह से जो बदलाव आता है या आपका मानसिक रूप से जो बदलाव लाते हैं पॉजिटिव चेंजेस वो अलग है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स का जो सामग्री बनते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स जो बनते हैं, इसमें हजारों लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम भी है। और जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, बहुत बड़ा ये लोगों का आमदनी का भी जरिया है। तो स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री ये लाखों लोगों को रोजगार देती है। और ये लॉकडाउन के वजह से और स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होने से जो नुकसान हो रहा है वो सबको मालूम है। अब ये जो कोविड के चलते हुए पोस्ट पेंडेमिक जो स्पोर्ट्स है उसमें इमीडिएटली बिना स्पेक्टेटर्स के स्टेडियम में खेलना, बिना स्पेक्टेटर्स ऑडियंस के अलग से खेल का आयोजन करना और उसको फिर से लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीविज़न के माध्यम से अलग अलग टेलीकास्ट का जो मेथड होते हैं उससे लेते हुए खेल को कैसे रोमांचक बनाना है, कैसे रोमांचक मतलब इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इसका भी पूरा रूपरेखा हमने भी सोचा हुआ है और काफ़ी लोगों ने भी प्लान किया हुआ है। वो मिल करके मैं समझता हूँ कि हम ये तो मान के चले कि अगले कुछ महीने या 5-6 महीने साल भर आप बता सकते हैं कि अभी तो हम डेफिनेट टाइमलाइन मेरा पास नहीं है, लेकिन कम से कम 6-7 महीने तक तो हमको ये मान के चलना है कि बिना
क्राउड के हमको स्पोर्टिंग इवेंट से आदत डालना होगा। जिस तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर में अब फ्लाइट शुरू हो रही हैं, लेकिन नए नियमों के साथ, नए रूल्स के साथ, आपको लगता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी शुरू होंगी, मैचेस भी शुरू होंगे, लेकिन नए नियमों के साथ? हाँ बिल्कुल, नए नियम मतलब क्या है कि हर खेल जो है दूसरे खेल से अलग होता है। जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये हो गया कॉन्टैक्ट और एक दूसरे से जूझते हैं। कुछ खेल हो गया बिल्कुल आइसोलेशन में, इंडिविजुअल के रूप से आप खेला जाता है, जैसे कि बॉडी कांटेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो चेस, मान लीजिए बैडमिंटन या टेबल टेनिस, जो ओपोनेंट के साथ आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते। तो हर खेल का भी रूपरेखा अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 के बाद जो दौर आएगा उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, यूरोप और बड़े बड़े जो देश थे, यूरोपियन यूनियन में जो देश थे, वो सब के सब ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस ने धूल चटा दिया है। लोगों को जितनी गलतफहमी थी इन सुपर पावर्स के बारे में, वो सारी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है कि कूटनीति के तौर पर भी एक स्पेस है जो टॉप पे अभी खाली है और भारत जैसे देश उसको भर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड-19 एरा भारत भी सडनली, अभी हम काफी नीचे हैं लेकिन एकदम से ऊपर आकर बैठ जाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है और ये जो लॉकडाउन होने के कारण से जो स्पोर्टिंग कल्चर, द वे ऑफ बिहेवियर चेंज होने वाले हैं, इसमें मैं बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से मैं देखता हूं। और इससे जो उभर के आएंगे उसमें भारत का पायदान ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा नहीं। और हमने जो अभी एक असेसमेंट किया है, अपने अंदरूनी हमने जो असेसमेंट किया है, कुछ कुछ स्पोर्ट्स के कुछ डिसिप्लिन में भारत का ट्रेजेक्टरी, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये कोविड-19 के बाद जो नए गाइडलाइंस के बाद कंपटीशन जो शुरू होंगे, आप देखिए, मैं आज आपको कह रहा हूँ जी न्यूज़ पे, भारत का जो परफॉर्मेंस है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में नंबर 1 होने जा रहे हैं, लेकिन हम टॉप में बिल्कुल रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल, ये सिर्फ उम्मीद करके हम नहीं बोल रहा हूँ, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये होगा। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपका अपना विश्लेषण स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, क्या है, हम कब तक इस पूरे कोविड-19 के संकट से निकल पाएंगे और क्या उसके बाद आप कोई बड़े बदलाव देखते हैं? मैं एक समीकरण और एक मोटा मोटा पिक्चर को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भारत और चीन का जो हम दोनों के जनसंख्या है लगभग बराबर है, और विश्व भर का जो स्थिति देखेंगे, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, टॉप के अमीर देश है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इसमें जो गरीब देश है, जो बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज है, उसका नंबर कम है। और G20 का भी जितना देश मेंबर है वो सब टॉप में है, G7 का भी सब टॉप में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, कनाडा हो, चीन, भारत भी अब उस रैंक में आगे आया क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ा है। इस हिसाब से ये कोविड का इफेक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ जो भारत का पॉपुलेशन को देखते हुए जो मौतें हुए हैं, अगर एक भी मौत होता तो ये ट्रेजिक है, लेकिन मैं एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूँ कि आप कुछ भी छुपा सकते हैं लेकिन मृत्यु को तो नहीं छुपा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा देश में टेस्ट कम हुआ है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ फैसिलिटी कम है, लेकिन जब मृत्यु का संख्या आप जो एक्चुअल जो फिगर है वो देखेंगे तो अमेरिका का फिगर को देख लीजिए या किसी भी यूरोपियन देश का फिगर को देख लीजिए और भारत का फिगर देख लीजिए। जनवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीज़ें, उसी समय ही उन्होंने साइलेंटली स्टेप उठाना शुरू कर दिया था। किसी भी देश ने जब कोई कदम नहीं उठाया, उस समय कुछ ऐसा कदम हमारा प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिसका लाभ आज पूरा देश को मिल रहा है। और आज भारत दूसरे को मदद कर रहा है। हम अपना भी समस्या है, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ बहुत से खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उस समय जो कदम उठाए हैं, अगर वो नहीं उठाते तो आज भारत का क्या हालत और किस स्थिति में होना था, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
ये चीज देशवासियों को भी जानना है कि एक मजबूत नेतृत्व रहने से, उसका विजन की वजह से, उसका सोच, उसका तौर तरीके की वजह से देश को एक बहुत ही मुश्किल हालत से बचा करके आज एक मैनेजेबल स्थिति तक रखा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ राजनीति के तौर पर लोग कुछ भी कह देते हैं या आपस में तू में कर लेते हैं, लेकिन विश्व में एक चीज मान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी कदम उठाया उसने आज भारत देश को बचा रहे हैं, ये सबने माना है और ये हकीकत है। आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, उत्तर पूर्वी हिस्से से आते हैं, और एक अच्छी बात जो भारत के हर लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि कोविड-19 के सबसे कम मामले नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से, सारे सरकारों ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। इसके पीछे आप कोई खास कारण देखते हैं? ये बहुत अच्छा सूर्य जी, आपने इस बात को, नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं तो आपने ये पूछा भी है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत साफ सुथरा और सुरक्षित रहे, लेकिन ये इस कोरोना वायरस को लेकर के जो पूर्वोत्तर भारत जैसे अपने आप को बचा पाया, ये एक देखने लायक है। जैसे कि सिक्किम और नागालैंड आज तक एक भी केस नहीं हुआ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, वहां एक केस हुआ था, वो भी तबलीगी का यहाँ निजामुद्दीन से आया और उसको ट्रैक किया होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर, और तब उसको पकड़ा और टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव, वो भी अब निगेटिव हो गया। तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में फ्री है। मणिपुर में भी ऐसे बाहर से एक केस आया था। असम और त्रिपुरा में जो भी है वो भी बाहर से आया। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट आज भी पूरे के पूरे ग्रीन जोन में होने का कारण ही ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ के कम्युनिटी बिहेवियर है, वहाँ के जो पारंपरिक लोगों का तौर तरीका है, ये बहुत काम आया इस बार। जैसे कि मेरे गांव में अगर हमारे कम्युनिटी कुछ कह देते हैं कि अब हमारे गांव में आना जाना बंद रहेगा, तो वो बंद होगा। सरकार के निर्देश के बाद कम्युनिटी लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया। अब यहाँ आप देखिए दिल्ली, मुंबई वगैरह में कुछ लोग, सरकार ने लॉकडाउन किया फिर भी ब्रेक कर रहा है, ग्रुप में पूजा कर रहा है, ग्रुप में शॉपिंग कर रहा है, ग्रुप में कहीं जा रहा है। तो ऐसा करते रहेगा तो वो नतीजा तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सरकार का निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन किया गया है और वो कम्युनिटी लेवल तक वहाँ के 8 नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ के सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके कामों के साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिटी लेवल में वहाँ का जो ट्राइब्स होते हैं, वहाँ के अपने अपने एक सिस्टम होता है, वो जो कस्टमरी प्रैक्टिस जो होते हैं उसने नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन जोन बनाने में बिल्कुल सामर्थ्य बनाया है। ये मेरे ख्याल से, जैसे सुधीर जी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ अच्छा चीज सीखने का होता है, मेरे ख्याल से वहाँ के जो कम्युनिटी बिहेवियर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और लॉ अबाइडिंग कैरेक्टर, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, आपके विभाग के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी पर्सनली भी मिलेंगे एंड मे बी वी कैन हैव अ गेम ऑफ टेनिस टुगेदर वेरी सून। थैंक यू सुधीर जी, बहुत दिन के बाद आपसे बात किया, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
कोरोना वायरस ने देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरी चोट लगी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। अभी इन दोनों चुनौतियों से भारत उबर ही रहा था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम का तूफान आ गया। इस तूफान ने भी भारी तबाही मचाई है और आज इन्हीं चुनौतियों पर सरकार की तैयारियों को लेकर, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के लिए, इस तूफान के बारे में बात करने के लिए, कोविड-19 के दौरान हमने क्या क्या सीखा, क्या चुनौतियां थीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास स्टील, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और खास बात यह है कि वो उड़ीसा से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। ये जो कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर आया, इस दौरान आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो गृह राज्य है उड़ीसा, वहां इतना जबरदस्त तूफान आया है, कल प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। इस तूफान को लेकर आपके पास अभी क्या अपडेट है? क्या इस तूफान ने आपको सरप्राइज कर दिया या फिर आपको लगता है कि आप काफी हद तक इसे कंटेन कर पाए? मैं पहले भारत सरकार की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को आभार प्रकट करता हूं, बंगाल की ओर से, उड़ीसा की ओर से। उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से इस तूफान को भारतीय वैज्ञानिकों ने सही तरीके से ट्रैक करके इसकी मात्रा कितना होगी, कितनी तेजी होगी, कितना कहां से आएगा, उसका रूट क्या होगा, उसको एक लगभग 100% सही पूर्व अनुमान कर लिया था। उसके कारण उड़ीसा और बंगाल दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी ठीक से कर लिया था। भारत सरकार स्वयं प्रधानमंत्री समय रहते गृह विभाग को साथ में लेते हुए उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग भी कर लिया था। दोनों राज्य सरकारों को कोऑर्डिनेशन ठीक करने के कारण मैं पहले तो एक आश्वस्ति की बात कहूं, जितनी मात्रा में 99 के बाद ये सुपर साइक्लोन पहली बार ईस्टर्न कोस्ट में आ रहा था, इसकी एक भारी आशंका, भारी चिंता वहां के नागरिकों के मन में था। पूर्वी भारत में इन दिनों में, गर्मी के दिनों में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के 99 के बाद जिस समय में 10,000 लोग उड़ीसा में चले गए थे, उनका निधन हो गया था, उस प्रकार की एक बड़ी तूफान आने की संभावना पहले बताई गई। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गया उसकी तीव्रता घटते गई। फिर भी कल उड़ीसा की तट होते होते ये बंगाल में सागर आइलैंड के पास इनकी जमीनी में पहुंचा है, लैंडफॉल हुई। कलकत्ता वगैरह होते हुए बंगाल के बीचों बीच ये ऊपर की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर चला गया। बंगाल में उसको ज्यादा नुकसान हुआ है, उड़ीसा में भी नुकसान हुआ है। उड़ीसा के 5-6 जिले उसमें से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये सारे के बावजूद एनडीआरएफ की टीम और राज्यों की एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने कल शाम से ही चीजों को नॉर्मल करने का सफलता उनको मिली है। अभी तूफान की पूर्व अनुमान के कारण, पूर्व तैयारी के कारण जितना बड़ा नुकसान पिछले दिनों में होती थी उतनी बड़ी नुकसान नहीं हो पाई है। इसमें मैं सबसे इसीलिए पहले भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, दोनों राज्य सरकार की अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष करके भारत सरकार की नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं इसको सुपरिचालन करने के लिए। धर्मेंद्र जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल यानी तेल के दाम इतने जबरदस्त तरीके से घट गए हैं, तो भारत के लोगों को उसका लाभ कब मिलेगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी कम होंगे? सुधीर जी, मैं उसको 2 हिस्से में आपकी इस विषय को निश्चित रूप में लोगों के सामने विनम्रता से हम अपना मत रखना चाहेंगे कि पिछले दिनों में कोरोना की पहले भी और कोरोना के दौरान 2 घटना हुए हैं ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल की बाजार में। तेल उत्पादनकारी देशों में, विशेष करके सऊदी, अमेरिका और रशिया के अंदर आपसी स्पर्धा के कारण, इंटरनल कंपटीशन के कारण प्रोडक्शन ग्लट हो गई, ज्यादा उत्पादन हो गया। दूसरी ओर विश्व में लॉकडाउन के कारण विश्व लगभग पिछले 1.5-2 महीना ठप रहा। उसके कारण जितना खपत अप्रैल मई में होना चाहिए उतना नहीं होने के कारण एक लो डिमांड है, लोएस्ट एवर डिमांड है। उसके कारण थोड़े समय के लिए प्राइस में कटौती आई है। धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जा रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। हमने पिछले 1.5-2 महीने से प्राइस को छुआ नहीं।
ये जान के छुआ नहीं कि कभी कभी दिक्कत के समय में, आपदा के समय में कुछ बचत की भी आवश्यकता होती है। हमारी पुरानी कहावत है, जब घर में कोई विपत्ति आती है उस समय में ज्यादा खर्चा नहीं करते, उस समय बचा के रखते हैं। हमने पिछले 1.5-2 महीने में लो ऑयल प्राइस के कारण भारत को थोड़ा जो बचत हुई उसको हमने सरकार की खजाना में रखा है, राज्य सरकारों को दिया है। अभी सरकारों की आमदनी घटी है, टैक्स पैटर्न में भारी परिवर्तन आई है, जो स्वाभाविक कारोबार बंद होने के कारण टैक्स आमदनी घटी है, लेकिन खर्चे घटे नहीं, खर्चे बढ़े हैं। हेल्थ सेक्टर में खर्चा बढ़ा है, फूड सेक्टर में खर्चा बढ़ा है। अभी सारे इतने बड़े पैकेज जो जिम्मेवारी लिया गया है भारत सरकार की ओर से, उसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। ये सारे के लिए जो बचे हुए पैसा, दिक्कत के समय की बचे हुए पैसे को हम लोगों ने ग्राहकों के ऊपर एडिशनल बोझा ना डालते हुए उनको उतनी ही प्राइस में स्थिर मूल्य रखते हुए, क्योंकि अभी लो डिमांड ही है, लगभग अप्रैल महीने में 70% डिमांड चली गई थी, इसलिए क्या प्राइस है उसकी कोई मायने ही नहीं रखा अप्रैल महीने में। लेकिन हम इस संकट की घड़ी में धीरे धीरे लोगों को कम दिक्कत हो और ज्यादा बचत हो, ज्यादा कल्याणकारी योजना में खर्चा हो, उसकी एक कोशिश किया है। हमने कोई भी चीज जनता से छुपाया नहीं है। इस दौरान कोविड-19 पर हमारे देश में राजनीति भी जबरदस्त हुई है। कभी बसों को लेकर राजनीति होती है, कभी प्रवासी मजदूरों को लेकर, कभी ट्रेन के किरायों को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड-19 को लेकर भी हमारा देश एक नहीं रह पाया और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ हिस्से भारत के ऐसे रह गए जहां लोगों को वो सब सुविधाएं या वो रिलीफ नहीं पहुंच पाया जैसा कि आप चाहते थे? देश एकजुट रहा, देश के नागरिक एकजुट रहे, देश की सारे राज्य सरकारें टीम करके काम करें, एक आधे को छोड़ के, और विशेष करके 1-2 परिवार के लोगों की मन में यह कुंठा सदैव रही है। भारत जब जब एक दिखा है, आज की नहीं बात मैं कह रहा हूं, जब जब भारत एकजुट हुई है, भारत एकरूपता दिखाई है, 1-2 सामंतवादी परिवार जिनके मन में ये एक अहंकार है, हम ही भारत है, उनको इस भारत की नई ताकत हजम कभी नहीं हुई है। उनके मन में पीड़ा हो रही है, नहीं होनी चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आज की संकट की घड़ी में सारे लोगों ने सारे मतभेद को छोड़ के एकजुट हुए, इसीलिए ये आज अच्छी स्थिति भारत में बना है, विश्व में एक नई पहचान बनी है जी। इसको कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही हम कामना कर पाएंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया क्राइसिस है, ये जो मुसीबत की घड़ी है, ये बहुत जल्द हम इससे बाहर निकल जाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे देश के लोगों के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।